हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव महोदय सर को प्रणाम। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जसवीर सर जी को भी प्रणाम। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय सर को भी प्रणाम। साथ ही अधिष्ठाता महोदय सर को भी प्रणाम। पथ प्रदर्शक, यहाँ उपस्थित समस्त छात्रगण एवं वंदनीय मेरे सहपाठीगण, कर्मचारीगण, शिक्षकगण, आप सभी का मैं पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके बाद मैं दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आसीन सभी महानुभावों से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती के समक्ष एवं भगवान तथागत के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैंने सरस्वती वंदना के लिए वैकल्पिक शिक्षा विभाग के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर महादेवी एवं योगा विभाग की छात्र एमए अल्फिया एवं योगा विभाग की पीएचडी स्कॉलर ज्योति से आमंत्रित सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुद्ध वंदना के लिए बौद्ध दर्शन विभाग के पीएचडी शोधार्थी शुभम भंते जी को आमंत्रित करता हूँ। तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सथा देवमनुसानं बुद्धो भगवती स्वाख्यातो
भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनायिको पक्षतं वेदितव्यो विंयुहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुगला एष भगवतो सावकसंघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान शासनं साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो तृष्णावश हम एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। इसके लिए भगवान तथागत ने कहा है, पर यहाँ मंच पर उपस्थित बौद्ध विद्या के मर्मज्ञ डॉक्टर जसवीर सिंह सर और हमारे कुलपति सर, भगवान कहते हैं जयं वीरं पशवति दुखं सेथि पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजयं। जयं वीरं पशवति माने विजय बैर को उत्पन्न करती है और पराजित व्यक्ति दुख की नींद सोता है। इसलिए हम जय पराजय छोड़कर आपस में भाई बंधुओं का जीवन यापन करें। सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं अविनाश सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय सर डॉक्टर जसवीर सिंह चावला सर का मैं स्वागत करने के लिए स्मृति चिन्ह और सॉल के साथ वेट करने के लिए मैं आदरणीय बीसी महोदय सर से निवेदन करता हूं कि सर का बहुत बहुत स्वागत किया जाए। सर पीछे थैंक यू वेरी मच सर। अब स्वागत वक्तव्य के लिए मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूं। आज के इस व्याख्यान विषय जातक अट्ठ कथाओं में प्रबंध शास्त्र में उपस्थित हुए डॉक्टर जसवीर सिंह चावला जी का स्वागत है। और चूँकि हमारी परंपरा में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनकी युगानुकूल व्याख्या हम सभी लोग समय समय पर करते आए हैं, तो अब चूँकि नया प्रबंध शास्त्र है तो हम अपने जातक कथाओं में, रामायण में, महाभारत में, सभी में अपने जो वर्तमान सिनारियो है उसको अपनी प्राचीन ग्रंथों को युगानुकूल बनाने और उसमें भी हम अपना भारतीय ज्ञान देखने की चेष्टा करते हैं। इस विषय पर आपका बहुत अच्छा व्याख्यान हम सभी को मिलने वाला है। आज के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ जी, जो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हैं, एमिनेंट स्कॉलर हैं बुद्धिज़्म के। डॉक्टर जसवीर सिंह चावला जी प्रख्यात विद्वान हैं इस विषय में। आपने मेटलर्जी में
मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, साथ साथ एमबीए किया है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से। पीएचडी इन मैनेजिंग क्लासिकल एलिमेंट्स इन द जातक टेल्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया है। आपने मल्टीपल लैंग्वेज के ज्ञाता है, रशियन लैंग्वेज में एमए किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर डिप्लोमा है फ्रेंच में एंड टिबेटियन लैंग्वेज में डिप्लोमा है आपका। इसके अलावा आपने बहुत सारे वर्क्स किए हैं, जो कविताएं लिखी हैं, जैसे चेरनोबिल्स पर लिखी है जो घटना हुई थी रूस में, एफिडेविट है, जनता गई है, दिस इज़ नॉट द वॉइस ऑफ खालिस्तान जो बहुत रिलेवेंट है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, सबेरा क्रिश्चियन विल रिमेन, गॉड इन कलकत्ता, देशवाली। He has also written a short story collection titled Chit Khani, Cracks and Brokers, Najar Najar, Najariya, Steel Heights। आपने करप्शन मैनेजमेंट, मैरिटल डिस्कॉर्ड मैनेजमेंट, मेक प्रॉमिस, मैरिड लाइफ हैप्पी, मैनेजमेंट इन पाली जातक टेल्स जैसे पर काम किया है। आपने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं और प्रेजेंट किए हैं नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। आपने बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड भी आपको मिले हैं आपके रिसर्च वर्क पर। कुल मिला के आपका एक बहुत अच्छा वर्क है एकेडमिक्स में, आपका लंबा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपका लिटरेचर और लिटरेरी फील्ड पर। आपके व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित होंगे। आज हमारे बीच में हमारे विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर नवीन मेहता जी भी हैं और आप सभी इस व्याख्यान को सुनने के लिए हमारे प्राध्यापक वृंद, कर्मचारी, अधिकारी, रिसर्च स्कॉलर उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मोस्ट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी कवर्ड बाय रजिस्ट्रार सर, सो आई विल नॉट डू मोर फॉर्मेलिटीज़। मैं डायरेक्टली हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर जसवीर सिंह चावला सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आइए और अपने ज्ञान से हम लोगों को लाभान्वित कीजिए। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। प्रार्थना हमने सुनी है ना, माँ शारदा की प्रार्थना, भगवान बुद्ध की प्रार्थना, या मैं अपने धर्म ग्रंथों की प्रार्थना है ना जिस रूप में रखूं, शुरुआत करने से पहले है ना हमारी ये संस्कृति है, जैसा कि अब आपकी यूनिवर्सिटी भी बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ को लेकर के है, हमारी परंपराएं जो हैं सब एक सूत्र में बंधी हुई हैं। और जब मैं आज देख रहा था ये सांची यूनिवर्सिटी के पास जो स्तूप है, सांची स्तूप है ना, तो उसमें एक लंबा इतिहास भी देखने को मिलता है। और कई बार वो देखते हुए जब उसमें छदंत जातक, अलम्बुसा जातक और ये सब जो उसमें नाम उद्धृत हुए, जो भित्ति चित्रों पर बनाए गए हैं है ना, उनकी कुछ कुछ रूपरेखा सी मिलती है देखने को। तो जो नए लोग हैं जो परिचित नहीं हैं उससे, उनके लिए ज़रूर अजूबा सा लगता है। जैसे कि वो साउथ कोरियन एक ग्रुप था वहाँ पर, तो जो गाइड है वो उनको बताने की कोशिश कर रहा था, सेल्यूकेस, हेलेना, अलेक्जेंडर वगैरह वगैरह, बहुत कुछ समझाने की, मैंने इतने कम समय में गाइड के पास कितना कम समय होता है, उसी में बहुत कुछ पूरा इतिहास समझा देना चाहता है ना। तो उन भित्ति चित्रों को आज मैं उस हिसाब से देख रहा था कि मुझे जातक अट्ठ कथाओं के बारे में बोलना है, क्या यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है। मेरी निगाह अब इस तरफ थी है ना, और तभी मेरा अंदर का जो कवि है वो भी कुछ बोल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक साहित्यकार के लिए और एक भगवान बुद्ध के उपासक के लिए
एक दुविधा वाली स्थिति थी। सातवाहन साम्राज्य का भी उसमें नाम है। यानी कोई ये कहे कि भाई पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा ऐसा कर दिया, उसके बाद में सारे बुद्धिस्ट साइट्स ख़त्म हो गए वगैरह, तो मुझे लगा कि ये तो आपके सामने है, ऐसा तो कुछ यहाँ नहीं झलकता है, बल्कि आने वाली सदियों में जो काम होता रहा उसमें उसके आगे बढ़ने का काम होता रहा, है ना। और मुझे जब मैं जातक अट्ठ कथाओं पर काम कर रहा था तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई ज्ञान की एक परंपरा होती है, एक करंट है, अब वो बदलता रहता, स्वाभाविक है। अब भगवान बुद्ध ने जो कहा उससे 2500 साल बाद आकर के नानक वही बात कह रहे हैं। फिर उसमें जो हमारे दूसरे संत कवि हैं वो भी उसमें जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये ज्ञान की जो परंपरा है ये चलती रहती है, विकसित होती रहती है। और चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की है, तो मैंने देखा है कि भाई अब न्यूटन ने जो एक थ्योरी दी है उसके बाद अगर आइंस्टीन कुछ लिख रहा है और आइंस्टीन को तुम रिलेटिविटी को समझना चाहते हो अच्छी तरह, तो पहले न्यूटन को पढ़ लो, न्यूटन को समझ लो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आइंस्टीन। तो मुझे वही लगता है, मेरे सिख भाई मुझसे कहते तो क्या आप बुद्धिस्ट हो गए हैं, आप जातक कथाओं पर इतना काम कर रहे हैं, आप बुद्धिज़्म पर इतना बोल रहे हैं। तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर नानक को समझना है तो पहले बुद्ध को तो समझ लो, है ना। तो ये परंपरा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी जब आप इसको सचमुच में हृदय से प्यार करेंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इंजीनियरिंग करने के बाद, ये सारे कारखानों में काम करने के बाद, कि भगवान बुद्ध के जातक कथाओं में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना। लेकिन ये ऐसा हुआ। और कई बार रेट्रोस्पेक्टिव जब मैं सिंहावलोकन करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कोई नियति थी जो इस तरह करवा रही थी। बचपन से आपको कविता लिखने की प्रेरणा मिल रही है, शिक्षक आपको, हिंदी के शिक्षक प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना। संस्कृत के शिक्षक जो हैं वो उपसर्ग प्रत्यय सब बता रहे हैं कि किस तरह शब्दों का निर्माण होता है, देखिए किस तरह शब्दों का विकास होता है, ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। फिर जब आप अंत में पाली पर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है, अरे इतने अच्छे अलंकार, इतनी अच्छी उपमाएं, कालिदास के पैरेलल की उपमाएं, है ना। तो आपको लगता है कि भाई आपको बड़ी नई चीज़ मिली है। और तब मैं भगवान बुद्ध का उपासक बन जाता हूँ कि सचमुच में हे शास्ता, अब ये जातक कथाओं की भाषा है शास्ता, गुरु को, हमारे यहाँ 10 गुरु हैं, है ना, वहाँ शास्ता हैं गुरु के रूप में हैं। और वो शास्ता जो है वो आपको त्रिरत्नों की शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो आपको निर्वाण तक ले जाता है, अरहत पद तक ले जाता है। और उसमें सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का हित छुपा हुआ है। तो एक ऐसी अवधारणाओं से आप गुजर रहे हैं। और देखिए क्या नहीं था, सारे राजा महाराजा उनके पास आ रहे हैं सलाह लेने के लिए, है ना। तो मैं कई बार सोचता हूँ, अरे इनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या परम तपस्वी होगा। तो ये तो 2 in 1 है। जेतवन में आदमी बैठा हुआ है और सारा जम्बूद्वीप जो है वहाँ पहुँच रहा है, डिस्कशन करने के लिए आ रहा है। और ऐसी जातक कथाएं कौशल नरेश आके पूछते हैं, आक्रमण कर लें देखिए, है ना। आपको आश्चर्य होगा कि भाई एक बड़ा राजा वो अपनी सारी स्ट्रेटजीज आकर के भगवान बुद्ध से पूछ रहा है ना। और वो उसको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं मैनेजमेंट की, कैसे होना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। तो एक तपस्वी जो है वो 2 in 1 है, वहाँ जेतवन में बैठ करके वो जम्बूद्वीप को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो भावना है, ये मुझे जातक कथाओं की जो 547 कथाओं का जो ग्रंथ हैं, 6 ग्रंथ है ना, उनको जब आप पूर्णता में पढ़ेंगे तब आपको बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। दुर्भाग्यवश हुआ क्या, किसी ने 10 पढ़ ली, 20 पढ़ ली, 40 पढ़ ली, 100 पढ़ ली और उस पर अपना थीसिस तैयार कर दिया या अपना एक मत बना लिया उस हिसाब से। तो उसमें पूरी भावना जो है वो निकल के नहीं आई। रिजल्ट आप देख रहे हैं, मार्केट में जब आप जाते हैं, कोई जातक कथाओं की किताब उठाइए, हजारों प्रकाशक हैं, उठाइए, उसमें आपको कट पीस मिल जाएंगे।
पूरी कथा नहीं मिलेगी, जो कि हमारे भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने जातक अट्ठ कथा जो ग्रंथ था, जो बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया था, 3री और 4थी शताब्दी में लिखा गया था, उसका जब उन्होंने अनुवाद किया, पाली से हिंदी में अनुवाद किया, वो कब? 1936 अंग्रेजी कार्यकाल में। तब वो आपके क्या कहते हैं, जो प्रयाग में साहित्य सम्मेलन प्रयाग है, वहाँ से पब्लिश भी हुआ है। और वहाँ जब वो पूरा ये काम दायित्व लेकर के कर रहे थे, तब ये अनुवाद हुआ इतने सालों के बाद। तब तक ये जो जातक है ग्रंथ, है ना, अट्ठ कथा नहीं, जो जातक ग्रंथ है, जो कि वो वांग्मय में, हमारे पाली वांग्मय में, बौद्ध वांग्मय में, वो खुद्दक निकाय में है। खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ है। मैं इसलिए ये जोर देकर के कह रहा हूँ कि जो हमारे उस समय संगीतियों में जब इसका लेखन हो रहा था, तो बौद्धाचार्यों ने उसको किस कैटेगरी में रखा था? खुद्दक निकाय की कैटेगरी में, है ना। और उसमें भी 10वां ग्रंथ था। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें फिलॉसफी आप चाहेंगे, दर्शन चाहेंगे, धम्म चाहेंगे, तो आपको उसमें डेविएशन मिलेंगे, उसमें वो मात्रा कम होगी और प्रबंध शास्त्र की मात्रा अधिक है। लेकिन वो बात समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम लोग जो मार्केट में उपलब्ध है अब तक, उस पर विश्वास करते हैं, और वो आधारित है आपके 100 कहानियों पर, 150 कहानियों पर। उसमें पूरी बात समझ में आती नहीं है। तो इसलिए फिर भगवान बुद्ध ने मेरी ये ड्यूटी लगाई, मुझे ये काम सौंपा कि चावला जी आपको इस चीज़ बताना है, जातक अट्ठ कथाओं में है क्या। अब उसमें एक जो बहुत बड़ी जो बाधा आती है उसमें, वो है भगवान के उस सिद्धांत को लेकर के कि पूर्व जन्म होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि इनको इस तरह से जोड़ लिया गया कि भाई जो ये कथाएं हैं, जो जातक हैं, वो पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप पहले जातक पर आइए। जातक में सिर्फ गाथाएं हैं। जो ग्रंथ आप देखेंगे खुद्दक निकाय का, उसमें सिर्फ गाथाएं हैं। और गाथाएं क्या हैं? गेय पद हैं। भगवान बुद्ध जो जब गेय पद लिखा है, हो सकता है गायन करते हो, हमें क्या पता, है ना। लेकिन गेय पद हैं, गाथाएं हैं, उनमें रिद्म है, छंद है, तो हो सकता है वो गायन करते हो। और भिक्षु जो हैं वो उनको याद, तब तो वाचिक परंपरा थी, याद कर लेते हैं, बाद में संगीतियों में उनको लिखा गया। तो इस तरह से जो जातक ग्रंथ तैयार हुआ है खुद्दक निकाय के 10वें, उसमें सिर्फ गाथाएं हैं। अब उन गाथाओं में जो मर्म है, जो बात है, वो समझ में नहीं आएगी। आप गाथा उठा के देख लें। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जहाँ ये चीख रहा है उसके नीचे खजाना गड़ा है ना। ये अनुवाद उस गाथा का हुआ। जहाँ ये चीख रहा है वहीं खजाना गड़ा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो जब हम आज के इडियम में, हम लोग भी कई बार ऐसी बातें करते हैं। हमारे इडियम्स और हमारे प्रोवर्ब्स जो हैं, उनके अर्थ के पीछे एक कथा होती है। जब वो कथा पता लग जाएगी तब वो सही समझ में आ जाएगा। अब बहुत बार जब मैं जातक कथाओं का, तो जातक क्या होता है, जातक क्या होता है, जातक का क्या मतलब हुआ। तो सौभाग्यवश कहूँगा कि जातक हमारे परिवार में ये शब्द प्रचलित था। मेरी माँ बोला करती थी। जानते हैं उसको किस रूप में? आपको हैरानी होगी, पाकिस्तान में हो सकता है आज ये शब्द हो। माँ हमारी पाकिस्तान से थी, हमारा परिवार जो है पाकिस्तान से आया था। तो वहाँ जातक का अर्थ होता है न्यू बॉर्न बेबी, मेल। आज भी वो यूज़ होता है ना। तो माँ कहा करती भाई फलाने उनका जातक हुआ है, लेकिन वो जातक जो है वो मेल बेबी के रूप में ही, बच्चा जो मेल बेबी, उसी के लिए जातक प्रयोग, और वही है भी। आप 547 कहानियाँ देख लें, सब में जो है जो जातक है वो बोधिसत्व के रूप में आया है, और वो एक मेल है ना। इसलिए बहुत बार हमारे विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि भाई अगर हमें वो बोधिसत्व से अगर बुद्धत्व प्राप्ति की ओर, तो वो मेल ही कर सकता है।
अब ये और एक बहुत बड़ा जटिल जटिल प्रश्न है ना। तो मैं उन सब पर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आपको देखिए प्रक्रिया में ला रहा हूँ कि वो जो जातक है, वो जो एक मेल बेबी है, वो हर कहानी में, हर अट्ट कथा में बस मान लीजिए 15 लाइन में कहानी ख़त्म हो गई, एक काम उसने किया, हो गया, वो जातक का काम समाप्त। दूसरी जो जातक होगी उसमें नया बोधिसत्व आएगा। तो इस तरह से इतने बोधिसत्व, चाहे वो जिस रूप में भी है, मानव के रूप में है या मानवेतर रूप में है या वनस्पति में है, लेकिन सब में वो बोधिसत्व एक अलग जातक है। तब आपका प्रश्न होगा कि भाई इतने भर जीवन में इतने भर काम किया, एक खाली उसको इतना बता दिया। जैसे एक छोटी सी कहानी बता दो, आपको मामला समझ में आ जाएगा। एक रोहिणी जातक नाम से कहानी है। अब उसमें क्या है कि एक अब अनाथ पिंडक आपको मालूम है, भगवान बुद्ध का उपासक, अनाथ पिंडक जाकर के भगवान से कह रहा है कि ऐसे एक जो हमारे घर की मेड है, उसने अपनी माँ को मार डाला। कैसे मार डाला कि उसको कहा था मक्खी उड़ाने के लिए, उसने मक्खी को ऐसा मारा कि माँ ही मर गई। देख रहे हैं? अब ये भगवान बुद्ध के पास अनाथ पिंडक जाके कह रहा है, तो वहाँ भगवान बुद्ध उसको क्या बताना चाहते हैं? ये इतना पोर्शन आपके पच्चूपन वत्थु में है, वर्तमान कथा में। अब आप मुझसे कहिए कि भाई इस कथा का क्या मतलब है ना? तो इस पर हो सकता है भगवान ने कोई गाथा कही हो। अब उस गाथा का अर्थ खुलेगा नहीं जब तक उसके साथ वो कथा न बताई जाए, है ना? तो ये जातक अट्ठ कथा जो ग्रंथ है, जो बुद्ध घोष ने लिखा है, उसको इस रूप में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप उसको अलग से हट के पढ़ेंगे कि अब मान लीजिए मार्केट में कहानी दे दी कि इस तरह से वो धान सुखा रही थी और मक्खियाँ उसको तंग कर रही थी, उसकी माँ बगल में आके लेट गई, हो सकता है उसको कोई फोड़ा वगैरह रहा हो, मक्खियाँ उसको उस पर बैठ रही हो और उसकी माँ ने झल्ला कर कहा हो कि भाई ये देखो ना मक्खियाँ तंग कर रही हैं, और उसने कहा हो अच्छा ठीक है, वो लेकर के उसने ज़ोर से प्रहार किया और उसकी माँ मर गई। मक्खी मरी कि नहीं मरी, लेकिन माँ मर गई। तो ये जो घटना है, इस घटना को आप देखिए वर्तमान कथा में भी वही है, अतीत कथा में भी वही है, एक ही घटना है। अब इसमें क्या बुद्ध घोष ने कमाल कर दिया, है ना? तो क्या है कि बुद्ध घोष वहाँ उस कथा से आप क्या किसी कोई आपको दर्शन मिल रहा है या उसमें से कोई धर्म की शिक्षा मिल रही है? अब बताएं, इस कहानी को अगर देखा जाए, हम लोग इस तरह से अगर हम लोग विश्लेषण करें तो उस कहानी में क्या है? न तो नीति की कोई बात है, न धर्म की कोई बात है, न फिलॉसफी की कोई बात है, लेकिन उसमें प्रबंध की एक बात है। इसलिए मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं होता है कि ये जो जातक अट्ठ कथाएं हैं वो प्रबंध शास्त्र की कथाएं हैं। जब आप उसको लिंक करेंगे उसके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, और जो गाथा है उसको, है ना, तो आपको उसका अर्थ समझ में आने लगेगा और सचमुच में आप पाएंगे कि उसके 5 भाग हैं। अब मान लीजिए पूर्व जन्म की कथाएं, धम्मपद की 8 कथाएं भी हैं, सुत्त पिटक की भी, है ना, उसकी भी 8 कथाएं हैं, लेकिन किसी में भी देखिए इस तरह की शैली नहीं अपनाई गई है। मुझसे कई विद्वान इस तरह से प्रश्न करते हैं कि अब ये पूर्व जन्म की कथा है, इसका मतलब आप पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते या पूर्व जन्म। मैं कहता हूँ भाई मुझे उसके बारे में नहीं कहना, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है, या भगवान बुद्ध मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मैं उसमें कहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो जातक अट्ठ कथाओं नामक जो ग्रंथ है जो बुद्ध घोष जी ने लिखा है, उसमें पूर्व जन्म की कथाएं नहीं हैं, वो प्रबंध शास्त्र की उदाहरण कथाएं हैं। देखिए इसको जो हमारे शोधार्थी हैं यहाँ इस चीज़ को नोट करें, और आप पाएंगे कि जब आप इस दृष्टिकोण से जातक अट्ठ कथाओं का अध्ययन करेंगे तो आपको एक नया उसमें से ज्ञान मिलेगा। 5 भागों को आप अच्छी तरह से जब आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द उसका बहुमूल्य है। बुद्ध घोष ने इस शैली में लिखा है कि उसका कोई भी एक शब्द निरर्थक नहीं है।
माने यहाँ तक कि जो अंतिम पैरा होता है ना, जिसमें कहते हैं कि वो बोधिसत्व कोई और नहीं, मैं ही था, ये जो आखिरी सेंटेंस है, ये कॉमन सेंटेंस है, उसका एक खास अर्थ है ना, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसका क्या मतलब है। तो जो जातक अट्ठ कथाओं का जो सिलसिला है, इसको हम लोग पूर्णता में इस तरह से समझें, जितना कुछ मैंने कहा मैं थोड़ा सार संक्षेप बता दूं, कि जातक जो है वो गाथाएं हैं, ग्रंथ, और जो उनकी अट्ठ कथा लिखी गई वो बुद्ध घोष ने उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिखी, और एक उसका उद्देश्य रखा, उन अट्ठ कथाओं का एक उद्देश्य रखा कि हमें इसमें प्रबंध शास्त्र की बात करनी है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई रामायण में भी कथाएं हैं, महाभारत में भी कथाएं हैं, उनको भी हम प्रबंध शास्त्र से जोड़ के देखते हैं, है ना। यहाँ तक कि मैंने अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनमें जा कर के पढ़ा भी है, MBA तो मैंने की है, और वहाँ लोगों से इंटरेक्शन भी किया है। तो वहाँ तो आपके शेक्सपियर की कहानियों से भी प्रबंधन लिया गया है, हाउ टू मोटिवेट। तो कहने का अर्थ यह है कि उदाहरण कथाओं का रूप में हम मैं बोर तो नहीं कर रहा ना, उदाहरण कथाओं के रूप में आप उसको मैनेजमेंट से जोड़ सकते हैं। लेकिन भाई साहब, मेरा ये कहना है कि ये तो लिखी ही इसके लिए गई हैं, आपको रामायण में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ उसका पक्ष है, प्रबंधकीय पक्ष कहाँ पर है, महाभारत में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो पूरा ग्रंथ उसके लिए है, लिखा ही इसी के लिए गया है, उद्देश्य ही वही है कि हमें प्रबंध शास्त्र की शिक्षा देनी है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि गजब की बात यह है कि खुद इत्सन, जो चीनी यात्री यहाँ पर आए हैं, वो लिख के गए हैं कि भाई मैं औदांतपुरी गया, विक्रमशिला गया और यहाँ नालंदा आया। तो अगर वहाँ शिक्षण चल रहा है, विभिन्न विषयों का चल रहा है, उसमें वेद है, निरुक्त है, नौका शास्त्र है, वगैरह तमाम विषयों की हो रही है अध्यापन, लेकिन एक ग्रंथ जो है वो कॉमन है और वो है जातक, वो सबको पढ़ाया जा रहा है। तो क्या ज़रूरत है उसका, नौका शास्त्र से क्या लेना देना है ना, निरुक्त से क्या लेना देना, लेकिन वो जातक शास्त्र सबको पढ़ाया जाता है। तो इसकी सिमिली मुझे मिली आज के, हम लोग जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कर रहे थे तो कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते थे, सारे ब्रांचों के बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा। अब वो थ्योरी ऑफ जो डायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ये तो कुछ चीज़ें कॉमन आपको पढ़ाई ही जानी है, क्योंकि उनका सर्वत्र उपयोग है। तो जातक कथाएं चूँकि प्रबंध शास्त्र की किताब थी, इसलिए वो सबको पढ़ाई जाती थी, कॉमन सब्जेक्ट। और आप खुद देख लीजिए, मैनेजमेंट तो कॉमन सब्जेक्ट है, आप आदमी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो मैनेजमेंट तो कर ही रहा है। एक चाय की दुकान वाला ही मान लीजिए, तो उसको तो मालूम है हमको कब चाय पत्ती लानी है, किस रेट पे भी चाय बेचनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है ना। और अगर मान लीजिए चीनी महंगी हो गई है तो हमको कितना बढ़ाना है, सारी चीज़ें देखिए उसके मैनेजमेंट में हैं। और यही हम लोग विस्तार से देखें तो मैनेजमेंट पर क्या पढ़ा, मार्केटिंग है, सेल्स है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तमाम ये मैनेजमेंट की जो शाखाएं हैं, ये आदमी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है करता है। घर में गृहिणियाँ हैं, माता बहनें हैं, देखिए किस तरह से मैनेजमेंट करती हैं। तो मैनेजमेंट तो स्वतः एक आदमी में इनबिल्ट सब्जेक्ट होता है ना, वो खुद ब खुद करता है अपने अनुभव से, इस तरह से वो सारा मैनेजमेंट चलता है। बच्चा भी है ना, जो छोटा बच्चा होता है, जब वो माता का मैनेजमेंट करना जानता है, उसको मालूम है भूख लगी है तो हमको रोना पड़ेगा, तब माँ हमें दूध देगी, है ना। तो ये मैनेजमेंट तो देखिए इनबिल्ट है, हर दिशा में आप मैनेजमेंट पाते हैं। और तो और अब देखिए बुटीक मैनेजमेंट है, फैशन मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट जो सर्वव्यापी है। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर दुनिया में कोई पहली मैनेजमेंट की किताब लिखी गई तो वो थी जातक अट्ठ कथा, जो कि पाली भाषा में लिखी गई। और ये हमें गौरव महसूस होना चाहिए कि पाली भाषा में दुनिया का सबसे पहला प्रबंध शास्त्र का ग्रंथ लिखा गया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि देखिए उसमें मैनेजमेंट कैसे है।
अभी छोटी कहानी मैंने सुनाई आपको, रोहिणी जातक, उसमें जो है अनाथ पिंडक व्यथित हैं कि इस तरह से एक व्यक्ति की जो हत्या हो गई है ना। अब उनका जो है वो दुख किस तरह कम किया जाए, है ना, उनके चित्त का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो वो कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे जो वर्तमान कथा में जो शैली है और जो अतीत कथा की शैली है, दोनों में अंतर क्या है। वर्तमान कथा का लिंक करना है हमको अतीत कथा से। तो वर्तमान कथा के अंतिम में आप पाएंगे कि वो कहेंगे कि ये कोई नई बात तो है नहीं, है ना। और जब अतीत कथा की शैली शुरू होगी तो उसमें ब्रह्मदत्त आ जाएंगे, है ना। एक राजा ब्रह्मदत्त का वाराणसी राज्य, और उसमें बोधिसत्व इस रूप में पैदा हुए, ठीक है। तो ये शैली के भाग हैं। वर्तमान कथा की एक शैली है, अतीत कथा की एक शैली है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर्स रखे गए, है ना। कभी आज भी हम देखते हैं, जब हम लोग चंदा मामा की कहानियाँ पढ़ा करते थे बचपन में, तो उसमें एक कहानी आती थी विक्रम बेताल की, है ना। तो वो राजा जो है वो उतार लेते हैं शव बेताल का, और वो चलने लगते हैं। तो बेताल कहता है कि राजन, है ना, तुम्हें क्या कहते हैं कि कष्ट ना हो, इसलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, और उसके अंत में 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने उसका उत्तर ठीक ठीक ना दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस तरह से तो वो एक शैली का हिस्सा है। उसको अब सचमुच में कोई राजा के साथ जोड़ ले, ऐतिहासिकता के साथ, जैसे कि अब ब्रह्मदत्त है, अब 547 में से लगभग 450 कहानियों में ब्रह्मदत्त का नाम है। अब कोई बनारस के जाके क्रॉनिकल खोजने लगे कि ब्रह्मदत्त कितने ब्रह्मदत्त हुए थे, है ना। तो भाई ये शैलीगत विशेषता है, इसमें कोई ऐतिहासिकता नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अतीत कथा वाला जो पोर्शन है वो ऐतिहासिक नहीं है ना। लेकिन अगर संयोगवश कुछ ऐतिहासिकता उसमें मिल जाती है तो वो एक्सेप्शनल है, उसको लेकर के हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन वर्तमान कथा जो है ऐतिहासिक कथा है, वहाँ भगवान बुद्ध चारिका करते हुए जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ क्या घटना हुई थी इसकी जानकारी है उसमें, और उसमें ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। मैं उन तथ्य कुछ कहानियों के बारे में आपको बताऊंगा। मसलन अभी संकिस्सा जो है नगर है आपका उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक सम्मेलन हुआ। संकिस्सा में भगवान ने चमत्कार का जो है उन्होंने एक चमत्कार दिखाया है कि स्वर्ग से उतर रहे हैं, है ना। तो वो जो घटना है उसका संकिस्सा शहर से एक क्या कहते हैं कि नाता है। अब संकिस्सा जब जाएंगे शहर में तो आपको खुद ब खुद कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे मन में था ये जातक कथा है, मैं जाके देखूं तो सही कि जातक कथा किस रूप में उसको लिखा बुद्ध घोष ने। तो वो संकिस्सा की जो कहानी है वो आपकी वर्तमान कथा में है। तो सर्वमिग जातक जब आप पढ़ेंगे, सर्वमिग जातक, उसमें उस कथा का वर्णन है और उसका एक लिंक दे दिया गया है कि आप फलाने नंबर कथा पे जाइए तो आपको ये दोनों कहानी मिल जाएंगी, है ना। तो होता क्या है कि जो जातक कथाएं पढ़ रहा है, अष्ट कथाएं, अब वो तीसरे भाग में जाए, फिर 5वें भाग में जाए, फिर दोनों को एक साथ मिलाए। तो हुआ कुछ ये है, जातक अष्ट कथाओं के जो ग्रंथ है उनके साथ ये हो गया कि जब कंपाइलेशन इनका चल रहा था तो अलग अलग ढंग से कंपाइलेशन हो गया। एक कहानी यहाँ है तो दूसरी कहानी वहाँ है, उसको लिंक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो शोधार्थी है वो तो बार बार पढ़ रहा है, उसको पता लग रहा है कि यहाँ का लिंक है, और जब लिखा हुआ है बुद्ध घोष ने कि इसका लिंक वहाँ है, तो आप जाओगे ही वो कहानी, है कि नहीं, कंपल्सरली आप जाओगे उसको देखने के लिए वहाँ क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संकिस्सा जातक का जो एक प्रिल्यूड है वो एक और कहानी में मिलता है। जेतवन में एक चमत्कार दिखाया भगवान ने, और उसका जो आफ्टर मैथ है वो हमें मिलता है आपके सर्वमिग जातक में। दोनों कहानियों को लिंक करके पढ़ेंगे तो उसमें प्रबंध शास्त्र का मर्म समझ में आ जाएगा, है ना। अगर आप इजाज़त दें तो वो कहानी मैं आपको बता दूं कि कैसे भाई कैसे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जेतवन विहार में जब भगवान बुद्ध संघ की स्थापना कर रहे थे तो आपको मालूम है सबको कि 16 और संप्रदाय थे, और बाकायदा उनमें कंपटीशन भी था। भगवान बुद्ध को लोग लांछित कर रहे थे कई तरीके से, है ना, कई तरीके से कर रहे थे।
और बहुत से व्यवधान भी इकट्ठे हो रहे थे। तो एक उसमें ऐसी घटना आती है, पिंडोल भारद्वाज नाम का एक भिक्षु था जिसने कुछ चमत्कार दिखाया था। चमत्कार क्यों दिखाया था? क्योंकि श्रावस्ती का एक उपासक था, उसने ये चैलेंज कर दिया कि ये वहाँ पर रखा है ना, ऊपर एक कास्केट है ना, पात्र है, उसको आप मुझसे जो ले लेगा अपनी सिद्धि के द्वारा उसको प्राप्त होगा। तो बहुत सारे अजीवक, तैर्थिक और जितने सब इकट्ठे हुए, उनमें जो पिंडोल भारद्वाज था उसने वो कारनामा करके दिखाया। अब इसकी चर्चा जो है वो बिहार में होने लगी, जेतवन बिहार में। जेतवन बिहार के शास्त्रा कौन है? भगवान बुद्ध। शाम को धर्म सभा होती है ना, इसलिए आपको ये वाक्य मिल जाएगा, भिक्षुओं क्या बातचीत चल रही है। देखिए है ना, ये भगवान बुद्ध के वो संवाद में है, भिक्षुओं क्या बात चल रही है। तो इसको देखिए, मैंने इस ढंग से इंटरप्रेट किया कि आज आप एक क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में हो हल्ला हो रहा है, टीचर आता है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम बोलता है ना, और धम्म सभा में जाहिर है जब बातचीत हो रही है एक दूसरे से तो थोड़ा हल्ला हो ही रहा है। तो भगवान आते हैं, जब शास्त्रा मान लीजिए मूलगंध कुटी से निकल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? ऐसा नहीं कहेंगे, भिक्षुओं क्या बातचीत चल रही है। समझ रहे? तो ये मैनेजमेंट का देखिए संवाद, कोई अगर किसी को संप्रेषणीयता सीखनी हो तो भगवान बुद्ध के वाक्यों से सीखे। अब वहाँ जो धम्म सभा में ये चर्चा जो चल रही थी वो रुक जाती है और वो बनते ये बात चल रही थी। तो जो ये बात है उसमें वो समस्या है। समस्या कहाँ की है? अब या तो भिक्षु देखिए श्रावस्ती नगर में गए हैं, वहाँ से कुछ देखा है, वहाँ प्रॉब्लम कुछ थी, उसका आके जिक्र करेंगे। अथवा जैसे इस कहानी में जिक्र है कि भाई पिंडोल भारद्वाज ने ऐसा कर दिया, ऐसा चमत्कार दिखाया, ये सिद्धि दिखाई, तो शास्त्र क्या कहते हैं कि ये उचित नहीं है, चमत्कार दिखाना वर्जित है। समझ रहे हैं ना? तो ये उनका एक शिक्षा पद है कि भाई चमत्कार न दिखाना चाहिए। अब जब बातें जब चल निकली कि भगवान बुद्ध चमत्कारों के खिलाफ हैं, तो जो बाकी संप्रदाय वाले हैं वो क्या उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? चमत्कार है ही नहीं, कोई सिद्धि तो है नहीं। भगवान माने श्रवण गौतम के पास, उनको तो श्रवण गौतम कहते थे, भगवान की बात तो बाद में आती है कि उसके पास कुछ नहीं है, इसीलिए मना करता है। हमारे गुरुओं के पास तो बहुत कुछ है, हम लोग बहुत सिद्धियां दिखाते हैं, है ना। तो अब भिक्षुओं ने पूछा होगा कि भाई क्यों चमत्कार क्यों नहीं दिखाने चाहिए, क्यों वर्जित हैं। तब भाई इन छोटी छोटी बातों के लिए, कैस्केट के लिए आप चमत्कार दिखा रहे हैं, हवा में उठ रहे हैं, है ना, ये सब उचित नहीं है। जो आप में से नहीं दिखा पाएगा तो कल उसकी निंदा होगी, उसको भिक्षा नहीं मिलेगी। आप समझ रहे? तो आप उसको इस ढंग से, और भगवान का तो यहाँ धम्म प्रचार है, धम्म की शिक्षा देनी है, भिक्षा यूँ नहीं लेनी है, पहले उसके बाद आदान प्रदान करना है, आपने उपदेश देने हैं, तब भिक्षा के आप पात्र बनते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बुद्ध जिस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, जिस संघ की स्थापना कर रहे थे, उसमें जो तैर्थिक और आजीवक जिस तरह के रोड़े अटका रहे थे, उनमें ये दुष्प्रचार होने लग गया। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? दुष्प्रचार होने लग गया कि भगवान जो श्रवण गौतम है ये पूरा नाटक करता है। और भी ऐसी कहानियाँ आई हैं जिसमें इस तरह की बात आई है। मैं फ़िलहाल इस कहानी पर आता हूँ कि आ गया कि इनके पास है नहीं कुछ, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जब ये बात चल गई धम्म सभा में तो भगवान ने कहा कि मैं दिखाऊंगा, मैं चमत्कार दिखाऊंगा, अब आओ तुम लोग मैदान में, है ना, जो आजीवक हैं तैर्थिक हैं आइए हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो अब बात ये होने लग गई, हवा फैल गई कि ये जो है ये पूरा नौटंकी है और ये जो क्या कहते हैं कि चमत्कारों का प्रदर्शन करेगा, हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे, देखते हैं। तो जातक अट्ठ कथा की वर्तमान कथा में हिस्सा आया है, उसमें अजात शत्रु आकर के पूछता है कि भंते आप दिखाएंगे, आप प्रदर्शन करेंगे? तूने कहा मैं करूँगा, पर आपने तो मना किया है, भंते आपने तो मना किया है। तब उन्होंने एक उदाहरण दिया
कि तुम्हारे उद्यान में, जैसे राजोद्यान में इतने फल लगे हैं, पुष्प लगे हैं, ठीक है, तुमने बाहर लगाया भी होगा तख्ती की फूल तोड़ना मना है, फल तोड़ना मना है, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए भी मना है? तो उसका नहीं भगवान, मेरे लिए तो मना नहीं, मैं तो तोड़ सकता हूँ, तो इसी तरह से है, मैं दिखाऊंगा, लेकिन भिक्षुओं को मना है। ठीक है, अब ये बात जो है, तो बनते मुझे क्या करना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, चमत्कार तो मैंने दिखाना है। अच्छा तो कहाँ दिखाएंगे? मैं जेतवन में दिखाऊंगा। तब वो शायद वेणुवन में थे जब ये बातचीत चल रही थी। अब ये बात पूरी फैल गई कि ये दिखाएंगे, जेतवन में दिखाएंगे, लोग जुटने लग गए, भी चमत्कार दिखेंगे, चमत्कार देखेंगे, मैजिक देखेंगे, इस तरह से करके वो भीड़ जुटने लग गई। और तब जो दूसरे संप्रदाय वाले हैं वो कहे कि हम भी दिखाएंगे, उनके जो शास्त्रा जो गुरु लोग हैं, बाबा लोग, वो भी हम भी दिखाएंगे। तो ठीक है, आप कहाँ दिखाएं? हम भी वहीं दिखाएंगे जहाँ श्रवण गौतम दिखाएगा, है ना। अब और भीड़ इकट्ठी हो गई कि भाई वही तो मजमा लगेगा पूरा, समझ रहे। अब जो आजीवक थे या तैर्थिक थे उनको हो गया डर कि हमारे पास तो पल्ले कुछ है नहीं, हम क्या दिखाएंगे। तब उन्होंने क्या पूछा कि भाई क्या दिखाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आम्र वन में दिखाएंगे, वहाँ कोई आम्र वन रहा होगा जेतवन में, वहाँ हम दिखाएंगे। तो ये इन लोगों ने क्या किया कि वो सारे पेड़ ही वहाँ से कटवा दिए कि न रहेगा बांस, न दिखाओ, क्या दिखाओगे जब आम के पेड़ ही नहीं रहेंगे। तो ये घटना ये लिखी हुई है वर्तमान कथा में। तो उन्होंने जिस दिन वहाँ पहुँचे हैं, अब कौशल नरेश भी आए, प्रसेनजीत की बनते अब दिखाएंगे, उनका हाँ दिखाएंगे। तो कहाँ दिखाएंगे, किस दिन दिखाएंगे? तो उन्होंने मेरे ख्याल पूर्णिमा का जो उस दिन होती है ना, अभिधम्म जिस समय जिसकी की गई है ना, वो कौन सी पूर्णिमा है, एक पूर्णिमा को उन्होंने कहा कि उस दिन हम दिखाएंगे। तो प्रसेनजीत जो है वो कहने लगा कि हम अनाउंसमेंट करवा दें। कहा बिल्कुल अनाउंसमेंट करवाओ। अब वो सारा राज उसमें वर्णन आता है कि वो एलिफेंट पे चढ़ करके वो जो है, अब ये देखिए ये शैली का हिस्सा है, लेकिन कहने का मतलब कि जिस तरह से अनाउंसमेंट आज के युग में होता है उस तरह तो होता नहीं था, लेकिन अपने युगानुसार उन लोगों ने पूरा अनाउंसमेंट किया और दुनिया भर से लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए कि वहाँ पर जेतवन में होना है ये मजमा। और जिस दिन की बात है जिस दिन वहाँ भगवान पहुँचे हुए हैं सुबह, और माली है जो राजा का माली है, गंड उसका नाम दिया है, वो एक बड़ा सा आम लेकर के बताते हैं कि कोई रेयर स्पीसी का आम रहा होगा, है ना। अब उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए कि बड़ा है ना, ऐसा बड़ा आम है, वो लेकर के राजा को भेंट करने जा रहा है। तो जो द्वार है ना, श्रावस्ती का जो द्वार है, वहाँ भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं। तो माली कहता है कि भाई ये सबसे सार्थक मेरा काम होगा अगर मैं भगवान के सुपुर्द करूं, इसको भगवान को भेंट करूं। तो ऐसा लिखा है कि भगवान ने वो फिर खाया और उसका जो बीज है वो आनंद से कहा कि माली से कहो कि यहीं पर लगा दे, है ना। तो वहीं माली लगा देता है और उसमें से तुरंत जो है वो अंकुर फूटता है, तना बड़ा होता है और वो 50 हाथ ऊपर बढ़ जाता है और फल फूल सब उसमें आने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल चमत्कार के रूप में आया है और वो फल भिक्षुओं ने खाए हैं, लोगों ने देखा है। अब इसमें जो अगली लाइनें हैं वो मार्क करने वाली लाइनें, वो ये है कि भगवान जब है अब हवा में उठ कर के उपदेश करते हैं और फिर अंत में पूछते हैं, आनंद सारिपुत्र कहाँ है। अब देखिए इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग देख रहे हैं, हम पूरा संघ देख रहा है, उसमें वो पूछते हैं कि सारिपुत्र कहाँ है। तो आनंद कहता है कि भंते वो संकिस्सा गया है अपने 500 शिष्यों के साथ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये घटना के पीछे की घटना का एक इंडिकेट कर रही है कि आखिर जब ये हवा गर्म थी कि चमत्कार दिखाना है कि नहीं दिखाना है, कोई कहता दिखाना चाहिए, कोई कहता नहीं दिखाना चाहिए, है ना। तो उस माहौल में सारिपुत्र जो हैं वो अपने शिष्यों को लेकर के संकिस्सा चले गए हैं, यानी उनकी सहमति नहीं है कि ये भगवान ऐसा चमत्कार दिखाएं। एम आई राइट? ये बुद्धघोष नहीं लिखेंगे, ये जो रिसर्च कर रहा है ये उसको समझना है कि इस सवाल का क्या मतलब है, क्या ये सवाल क्यों पूछा गया कि सारिपुत्र कहाँ है। ठीक है,
तब वो कहते हैं कि ठीक है, वर्षावास के बाद तुम ये खबर दे दो कि मैं संकिस्स नगर में उतरूंगा। कहाँ? वहाँ जहाँ पर वो सारिपुत्र हैं अपने शिष्यों के साथ। तब इस कहानी को आप वहाँ से जोड़िए सरवमिग से, तब वो बात लिंक हो जाती है। अब स्वर्गारोहण उनका हुआ, स्वर्ग में जो बातें आई, अपनी माता प्रजापति को उन्होंने धम्मोपदेश दिया, देवताओं को धम्मोपदेश दिए वगैरह वगैरह, उसको आप कह सकते हैं अलंकारिक भाषा में जो भी हुआ। लेकिन जब वो 3 महीने बाद वहाँ वर्षावास के बाद वहाँ संकिस्स में उतरते हैं, वहाँ भी एक जो वर्तमान कथा में आपको जो उल्लेख मिलता है उसमें इस तरह से है कि इंद्र जो हैं वो भगवान के ऊपर छत्र लगाए हैं। विश्वकर्मा ने 3 सीढ़ियों का निर्माण किया है, एक मणिमय है, एक स्वर्णमय है, एक रजतमय है। उसमें भगवान मणिमय की सीढ़ियों से उतर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। इस तरह से करके जो पूरा वर्णन है, पूरा अलंकारिक वर्णन है, मेटाफोरिकल है, उसको आप जिस रूप में चाहें, आप चाहें एक्सेप्ट करें चाहे न करें। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद आकर के वो जब लोगों से प्रश्न पूछते हैं, उनको ग्रीट करने वाला, उनका अभिनंदन करने वाला पहले सारिपुत्र है। और सारिपुत्र को जो एक प्रश्न पूछते हैं वो एक गाथा है, और वही गाथा उस सरवमिग जातक का समझिए कि मूल है। अब उसको खोलना है तो बुद्धघोष का वो समझिए कि अपना सामर्थ्य है, उसका साहित्यिक सामर्थ्य, वो किस तरह से उसको खोलता है। और उसमें जो उस गाथा का जो अर्थ है, लिटल है, उसमें गाथा में देखिए ये प्रश्न है कि क्या दिनचर्या होनी चाहिए, जो हमारे कौशल होते हैं, कौशल प्राप्त करने के क्या दिनचर्या होनी चाहिए। तो उसमें दिया है कि सारिपुत्र जो है कुछ क्षण के लिए निर्वाक हो जाते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता प्रश्न क्या है, तो भगवान उसको हिंट देते हैं। और उसमें वो लिखा भी हुआ है कि भगवान ने उसको वो हिंट दिया, क्योंकि बुद्धघोष ने उसको भी किया कि जब हमें अपने विद्यार्थियों को, हम लोग करते भी हैं इंटरव्यू में, वो उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ा हिंट देते हैं, है ना, कि भाई तुम इस प्रश्न का उत्तर नज़दीक से प्राप्त कर लो। तो इस तरह से भगवान ने उसको इनकरेज भी किया है। और जब वो पूछ के चले जाते हैं, उसके बाद ऐसा है कि सारिपुत्र ने 6-6 घंटे उसको एक्सप्लेन किया, उस पूरे एक वाक्य को। तो लोगों में ये हुआ कि भाई 1 मिनट के लिए तो भगवान ने इससे बात की है, 1 मिनट भी नहीं हुआ, इनसे ऐसा क्या पूछ दिए, 7 घंटा तक बोले जा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा क्या प्रश्न पूछ ले कि 7, आप समझ रहे हैं। तो इसकी चर्चा हो रही है धम्म सभा में। जब आप उसको पूरा सर्वमिग जातक को पढ़ेंगे वर्तमान कथा में, तो उसमें ये बात आती है कि चर्चा ये हो रही है कि जो सारिपुत्र है वो डींगे हाँकता है, इधर उधर की बातें करता है। जब भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, सब अपने मन से जोड़ जाड़ के कर रहा है ना, मूल बात नहीं कह रहा, उसको आता ही नहीं है। तो उसका लिखा हुआ वर्तमान कथा में कि भगवान जानते हैं कि देखो जो मौदगल्यायन है वो करिश्मेटिक है, वो कई जगह करिश्मे दिखाता है, वो सब लोग जानते हैं संघ में कि जो मौदगल्यायन है वो करिश्मेटिक है। आनंद का जो है एक अपना गुण है, लेकिन ये जो सारिपुत्र है ये बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, एकदम सरल सादगीपूर्ण। इसको लगता ही नहीं कि भाई इतना ज्ञानी आदमी है, इतना बुद्धिमान आदमी है, इसका कोई ऐसा प्रकाशित नहीं है, न लोग इसको मानते हैं। और ये सचमुच में मैंने देखा कई जातक कथाओं में ऐसा आया है कि वो बिल्कुल ही सहज, यानी है ना, इवन भिक्षु आकर उस पर डांस भी शुरू कर देते हैं, ऐसी भी एक घटना आई है। तो खैर इतना सहज आदमी, उसका माने ऑरा जो है उस ढंग का है कि भाई वो बिल्कुल सरल आदमी है, और वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करता। और हम देखते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा है कि आदमी बहुत काम का है लेकिन वो एक्सर्ट नहीं करता है ना, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट है। तो भगवान कहते हैं कि हमको इसे स्थापित करना है। सारिपुत्र हमारे संघ का सबसे ज्ञानी पुरुष है, सबसे बुद्धिमान आदमी, प्रज्ञावान है, हमें इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है। इसलिए जो है वो उसको हिंट दिए जा रहे थे। और जब वो 7-8 घंटे एक्सप्लेन करता है, और इस पर बहुत से जो अस्थविर हैं उनका धम्म सभा में जब ये चल रहा है दिमाग कि भाई इसने आलतू फालतू सब बताया है, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तब फिर उसको एक समस्या आपको दिख रही है इस घटना में कि नहीं। समस्या ये है, प्रबंध की समस्या, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में
अगर कोई इंट्रोवर्ट आदमी है और आपको ऑर्गेनाइजेशन में उसको इस्टेब्लिश करना है, अदरवाइज आपकी टीम ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है ना। अगर एक आदमी जो है उसमें उसकी उस तरह की मान्यता नहीं है जिसका वो हकदार है, तो आपकी टीम जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। ये मैनेजरियल समस्या है, इसका धर्म से क्या लेना देना है। भाई इंट्रोवर्ट है तो ठीक है, उसको तो अर्हत प्राप्ति करनी है, उसको क्या दिक्कत है ना। लेकिन प्रबंध की समस्या जरूर है कि भाई संघ में इतने भिक्षुओं पर आपने संचालन करना है, आपको धम्म सेनापति कहा जाता है, तो धम्म सेनापति की भी तो अपना एक रुतबा होना चाहिए, वैसा रुतबा नहीं है। और ये रुतबा वो भगवान बुद्ध उसको देना चाहते हैं। भिक्षुओं में ये बात जानी चाहिए कि जो सारिपुत्त है वो संघ का सबसे प्रज्ञावान स्थविर है। अब इसको स्थापित करने के लिए जब ये गाथा आई, तो भगवान ने फिर जब धम्म सभा में चर्चा, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को अब एक बुद्धघोष को अतीत कथा में एक बोधिसत्व पात्र लाना है जिसके मदद से ये बात कही जाएगी, है ना, कि जो सारिपुत्र ने किया है वो एक्सेप्शनल नहीं है, ये ऐसा ही होता है, ऐसा पहले भी हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए सर्वमिग जो जातक उसकी अतीत कथा को आपको पढ़ना होगा, और उसमें ये जो कथा आती है वो यही है। ब्रह्मदत्त राजा था, वाराणसी राज्य था, बोधिसत्व किस रूप में पैदा हुआ, तो बोधिसत्व एक मृग के रूप में आया, सरभमिग, है ना। तो जो ब्रह्मदत्त है उसे और कोई व्यसन नहीं था, उसे सिर्फ शिकार का व्यसन था। अब वो शिकार करने के लिए जब जाता है तो अपने सारे मंत्रियों को, अमात्यों को साथ में लेके जाता है, और अमात्य जो हैं आज उनको वो कहता है कि देखो मृग निकलना नहीं चाहिए, जिसकी तरफ से निकलेगा उसको मैं दंड दूंगा। अब ये अतीत कथा का हिस्सा है ना। तो अमात्य कहते हैं कि देखो ये अच्छा, अरे ये तो चांस की बात है, अगर किसी के बगल से निकल गया तो दंड देगा, तो हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि इसी के बगल से निकले, राजा की बगल। तो जब वो जिस झाड़ी में छुपा हुआ था सरभमिग, उसके आसपास जब वो घेरा डाल के वो निकालते हैं, तो वो उसको इस तरह से प्लान करते हैं कि वो सरभ जो मिग है वो राजा के बगल से ही निकल के भागता है। अब उन पर उपहास होता है कि देखो ये तो बहुत बड़े धनुर्धर है, लेकिन इनके बगल से निकल गया, है ना। ये तो कह रहे थे कि ऐसा, है ना, कि दंड देंगे, इस तरह से करके उसको वो उस पर उपहास करते हैं। तो ये थोड़ा खिन्न हो जाता है, गुस्सा भी आता है, और अपना तीर धनुष संभाल करके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है ब्रह्मदत्त जो है, और सरभमिग जो है वो जंगल में निकल जाता है, और ये उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और रास्ते में एक होता है दलदल में से सरभमिग तो आगे निकल जाता है, लेकिन ये गिर जाते हैं। अब दलदल आपको मालूम ही है, आदमी जितना प्रयास करेगा और डूबेगा, तो इस तरह से उसकी जान खतरे में है। तब सरभमिग पीछे मुड़ कर देखता है कि राजा तो आ नहीं रहा है, तो क्या कारण है। तो उसे लगता है कि शायद दलदल में गिर गया है, तो चलूँ मैं उसकी जान बचा लूँ। इस तरह करके सरभमिग में करुणा आती है, और वो वहाँ जा कर के बहुत ही मुश्किल से किसी चट्टान वगैरह का सहारा लेकर जैसे भी राजा को आश्वस्त करता है कि तुम घबराओ नहीं, निकल आओ, है ना। और उसको देखिए, कहानी को कहानी के रूप में लीजिए आप, है ना। कैसे किया होगा मैं आपको फिल्मांकन करके नहीं बता सकता, लेकिन कहानी के रूप में उसने उसकी जान बचाई, और फिर वो उसको वहाँ तक, उसके जो जहाँ पर कैंप लगा हुआ था राजा का, वहाँ तक उसको ले आया, और राजा उसके हाथ जोड़ता है कि भाई आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, बदले में आप देखिए इस जंगल में जाइए, मेरे राज्य, आप आधा राज्य ले लीजिए, है ना। तब वो कहता है कि अगर तुम मुझे राज्य ही देना चाहते हो, तो हम लोग तो पशु हैं, राज्य की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो कि प्राणी हिंसा बंद करवा दो, अपने राज्य में प्राणी हिंसा बंद करवा दो। ये आश्वस्ति उससे लेकर के, और वो राजा जो है गदगद है, वो बिल्कुल उसी तरह से जो उसने उपदेश दिया था उसका पालन करता है ना। और पालन करता है, और जब अगले दिन जब सुबह उठता है तो उसके मुंह से कुछ कविताएं निकलती हैं। और जैसे जैसे जसवीर चावला उठते हैं तो सुबह सुबह कुछ कविताएं दिमाग में तैर रही होती हैं, उनके मुंह से भी कुछ ऐसे निकले। और ये संयोग की बात है कि जो उनका मंत्री था वो दरवाजे पे खटखट करने ही जा रहा था,
दस्तक देने ही जा रहा तब तक उनको ये आवाज़ सुनाई पड़ी राजा की, और ये वाला जो लाइनें हैं वो सुनाई पड़ी। अब वो जब एंटर करता है, अभिवादन करता है और वो कहता है कि राजन आप गए थे इस तरह से जंगल में और वहाँ मृग ने आपकी जान बचाई थी और इस तरह से आप उसके काफ़ी उपकृत हैं। तो राजा कहता है अरे तुम तो थे नहीं हमारे साथ, यू वर नॉट देयर, तुमको ये सब चीज़ें कैसे पता चली? और ये तो राजा ने बताई भी नहीं थी कैसे ऐसा हुआ था, तो ये सब तुमको कैसे पता चल गया कि दलदल में मैं गिर गया था और ये वो? तो उसने कहा कि महाराज ये जो लाइनें आप बोल रहे हैं, जो 2 पंक्तियां आपने कही हैं, इसी में से मुझे ये जानकारी मिली है। तो कहने का उनका अर्थ ये है कि भाई जो प्रज्ञावान है उसको उन्हीं शब्दों में से जैसे बोलते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, उन्हीं मेटाफर में से, उन्हीं उपमाओं में से उनको सारी घटना का पता लग गया, चूँकि अमात्य जो है वो इतना प्रज्ञावान है। करके वो अंतिम आ जाएगी बात कि भाई देखो ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह से पहले भी हुआ था। तो अगर ये क्या बड़ी बात है कि सारिपुत्र ने मेरे उस एक वाक्य से अगर इतनी बातें आपको बता दी तो ये संभव है, दिस इज नॉट समथिंग एक्सेप्शनल। तो उनका जो वो है प्रबंधन किया है ना, जो उनमें डिससेटिस्फैक्शन या जो डाउट्स हो रहे थे, उनके मन में आ रहा था कि सारिपुत्र के प्रति जो शंकाएं आ रही थी उनका उन्होंने शमन किया। तो इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण को आप स्वीकार करेंगे कि भाई मोटिवेशन में जब आप टीम बिल्डिंग कर रहे हैं तो टीम बिल्डिंग में ये ऐसा हो सकता है कि कोई एक मेंबर ऐसा हो जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, है ना, ठीक से स्थापित न कर पा रहा हो, तो जो टीम लीडर है उसकी ये बन जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको जो स्थान वो डिज़र्व करता है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी दे के उसको बताया जाए कि सचमुच में ये व्यक्ति इतना डिज़र्व करता है, इसके इतने पोटेंशियल्स हैं, ये हमें, तो आपकी टीम जो है वो बड़े अच्छी बिल्टअप हो जाएगी। तो समय नहीं है, 547 कहानियाँ हैं, मुझसे कहेंगे मैं लगातार आपको बताता चलूँगा कि और भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिसमें प्रबंध शास्त्र छुपा हुआ है। अब ये कहानी जो है संकिस्सा में मुझे मिली, मुझे एक नई दृष्टि मिली कि भाई सचमुच में आज के लोग जो है टीम बिल्डिंग पर पूरा एक चैप्टर, पूरी किताब मोटी सी लिख देंगे। देखिए एक कहानी है, कहानी ने कितना कुछ स्पष्ट कर दिया है ना। तो जातक कथाओं का ये जो महत्व है, ये जो उसकी सार्थकता है ना, ये मैं चाहता हूँ कि भाई नए इसको दृष्टिकोण से पढ़ा जाए। बहुत कुछ है इसमें। तो अगर कोई प्रश्न इस तरह से उठता भी है मेरे इस वक्तव्य को सुनने के बाद तो मुझे बताएं, खुशी होगी। मैं तो फीडबैक विद्वानों का चाहता हूँ, मुझे बताया जाए, है ना, जहाँ संशोधन करना है मैं कर लूँगा। पर मुझे जो दृष्टि मिली वो मैंने आपको बताई, और मैं पुनर्लेखन कर रहा हूँ इन सारी कहानियों का जिसमें प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, उसमें वो जो बातें हैं, और मिला के आप देखते हैं कि अरे आज का जो आप बता रहे हो, जिसको टेलर या हमारे मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर जो लिख के गए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, सब कुछ तो है। क्लासीफाई कर दें हम ये कहानी इस प्रबंधन की है, ये पर्सनल मैनेजमेंट की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की है, तो मिल जाती है, सारा कुछ उसी तरह से है बिखरा हो। तो ये ज्ञान हमारी इंडिक संपदा है ना, हमारी अपनी संपदा है, हम लोग इसका दोहन करें, है ना। जय हो, नमो बुद्धाय। प्रश्नों का अगर है तो प्रश्न बताएं भाई। तो जी सर, प्रश्नों का स्वागत है। जी सर। हाँ हाँ, जैसे सर इस पर आ जाइए। जी सर। आइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बुद्धिज़्म में मिराक्युलस स्टोरीज आए हैं, तो ये मिराक्युलस स्टोरी किस समय काल में आया है और ये मतलब कैसे ये फैला है सर? थोड़ा मेरे विषय से हटके है, विषयांतर है, लेकिन फिर भी जिन जातक कथाओं में बहुत ज़्यादा चमत्कार की कथाएं नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हैं, जैसे यमक प्रातिहार्य वाली एक कहानी आई है, उसमें भी देखिए बहुत अच्छा प्रबंध शास्त्र की बात उसमें आई है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन इनका जो प्रश्न है कि कहाँ कहाँ है, तो हो सकता है दूसरी अटकथाएँ होंगी।
हाँ, आप क्लियर कर देंगे। और मैं चाहूँगा, है ना, कि कोई प्रबंध शास्त्र से अगर ऐसा आपको लगे तो प्रश्न हो, अच्छा लगेगा मुझे, है ना, क्योंकि जातक कथाओं में ज़्यादा चमत्कार की बात नहीं है, कुछ ही कहानियाँ हैं जो एक मैंने सुनाई, और एक वो है नंदी विशाल जातक, है ना, उसमें कर्ण जातक, ये 2 कहानियों में यमक प्रातिहार्य की बात आई है। अच्छा, और कोई प्रश्न हो तो बताएं। हाँ, पूछें। सर, कहीं कहीं जातक कथाओं का 547 वर्णन मिलता है, कहीं कहीं 550 मिलता है। सर, सत्य कौन है सर इसमें से? तो जो हमारे विदेशी विद्वान हैं, है ना, फॉसबॉल वगैरह, है ना, कईयों ने कहा है कि 550 हैं, और कई जो है फिर इस तरह से आते हैं 547 में भी वैसी कहानियाँ ढूंढ लेते हैं जहाँ पर कथानक वही है, नाम अलग अलग है, तो कहते हैं क्या है, ये तो रिपीटिशन है ना। फिर कुछ एक ऐसी कहानियाँ कि एक ही नाम है और 5 कथानक हैं। तो इसलिए देखिए, ये मेरे मत को मजबूत करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहानियाँ गलत हैं या वो 2 बार रिपीटिशन, ऐसा नहीं है। ऐसा है, उसके पीछे कारण क्या है इस तरह का, एक कथानक और कई नाम, या एक नाम कई कथानक, क्योंकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण से समस्याएं अलग अलग हैं। 5 समस्याएं हैं, 5 तरह के। अब देखिए, जो हमारा ऑडियंस है, अच्छा मैनेजर वही है जो अपनी बात जो है पूर्ण संप्रेषित करे। आप अगले का जो है प्रबंधन तभी कर पाएंगे जब आप अपनी बात को ठीक तक वहाँ पहुँचा पाते हैं। इसलिए मान लीजिए समस्या एक है कि भाई भिक्षु गया है श्रावस्ती नगर में, अलंकृत स्त्री देखी है और उद्वेलित है। अब इस तरह की 60 कहानियाँ हैं कि कारण वही है, समय उद्वेलित है, उसका चित्त साधना में नहीं लग रहा है और भगवान के पास लाया गया है। अब 60 कहानियाँ अलग अलग हैं, क्यों? प्रश्न, समस्या तो वही है कि भाई चित्त उद्वेलित है, चित्त का प्रबंधन करना है। तो अलग अलग इसलिए हैं कि भाई हमें जो शास्त्र हैं वो देख रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसका क्या है, इसकी मेंटल पोजीशन क्या है, किस उम्र का है, ये सारे फैक्टर्स को लेकर के वो एक कहानी बनाते हैं, मैं कह रहा हूँ। अब उन्होंने बनाई मुझे नहीं पता, लेकिन बुद्ध घोष बनाते हैं, है ना। इसको यूँ मान लें कि बुद्ध घोष जो है, जो उदाहरण कथा देंगे उसमें वो उस ऑडियंस का, उस लिसनर का पूरा मनोस्थिति जान करके तब वो कहानी बनाई गई है। इसलिए हो सकता है 5 आदमी हो, है ना, 5 की चित्त की अवस्था अलग अलग है, और फिर वो उस तरह की कहानियाँ उसको सुनाएंगे। तो अगर आप शॉर्टकट करेंगे तो आप 47 में से मैं समझता हूँ कि 547 को अगर इस दृष्टिकोण से कट शॉर्ट करेंगे, 500, बहुत लोग 500 ही कह के काम चला लेते हैं कि 500 जातक हैं, है ना। तो ये जो है, लेकिन 547 को मैं ऑथेंटिक, जो मेरा रिसर्च वर्क है उसमें यह है कि भाई बुद्ध घोष ने ट्रांसलेशन किया है ना, और बीच बीच में 2-3 कहानियों में इसी तरह से आ गया कि जस्ट रेफरेंस है ना। तो वो भी शोध का विषय है कि जस्ट रेफरेंस क्यों है, लेकिन 547 की संख्या ज़्यादातर वही मान्य है ना। जी जी, Thank you very much, sir. And it's really a wonderful and enlightened lecture. So many things I note down. Thank you very much, sir, again. और इसी कड़ी में अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु मैं हमारी यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि सर आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें, प्लीज़ सर। आज जातक कथाओं में प्रबंध शास्त्र या प्रबंध विषयक विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित हमारे अत्यंत प्रिय मित्र डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिनसे कम से कम लगता है कि 2 दशक पुराना रिश्ता है मेरा, और औपचारिक रूप से शैक्षिक या शिक्षण कार्य में नहीं रहते हुए भी इंजीनियर और मैनेजमेंट के व्यक्ति रहते हुए भी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते हुए भी
आपने जिस प्रकार से बौद्ध शास्त्रों में और विशेष करके जातक कथाओं में अपनी रुचि दिखाई और उसमें बहुआयामी प्रतिभा को दिखाते हुए, जो कविता भी खूब लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, प्रबंध शास्त्र पर इनकी रुचि जगी तो उसमें भी काफ़ी अच्छे काम किए। तो इस अवसर पर आपका बहुत ही एक रोचक व्याख्यान आपने दिया और हम सबको बहुत ही लाभान्वित किया। मंचस्थ हमारे अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर नवीन मेहता जी, हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अलकेश जी और हमारे आचार्यगण, छात्रगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, जातक कहानियों की बात जहाँ तक है, इसमें कई सारे विवाद भी खड़े किए जाते हैं। भारतीय परंपरा में चारवाक को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी परंपराएं पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानती हैं, और जो बौद्ध दर्शन परंपरा है वह इससे कोई पृथक नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल एक चीवर पहन ले तो उससे अरहत और बुद्धत्व को नहीं प्राप्त कर लेगा। वह एक इनिशिएशन है, उस जीवन में प्रवेश करने का एक तरीका है, एक रास्ता है। लेकिन कोई केवल चीवर पहनने मात्र से अरहत्व या बुद्धत्व, बोधिसत्व या बुद्ध नहीं बन जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, जन्म जन्मांतर तक साधना करनी पड़ती है। जो जातक कहानियाँ हैं 547 या 550 की बात आपने की, ज़्यादातर विद्वान इसको 547 ही मानते हैं। इसमें जो गौतम बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं, और इस थेरवाद परंपरा में ये 25वें बुद्ध हैं, पहले व्यक्ति नहीं है। बुद्ध का मतलब था जिसको बोधि मिल गई, बुद्ध का मतलब ज्ञानी। तो कोई आवश्यक नहीं कि एक ही व्यक्ति ज्ञानी होगा, ज्ञानी कई हो सकते हैं। और इनकी जो जीवनी है वो मिलनी शुरू होती है दीपंकर बुद्ध के समय से। क्या नाम था उस समय इनका? मेधंकर, सुमेध, हाँ, सुमेध नाम के एक ब्राह्मण थे। और उधर से जब बुद्ध भगवान आ रहे थे तो एक जगह कीचड़ थी, तो उनको लगा कि भाई उनके पैर में कीचड़ नहीं लग जाए, इसलिए उस रास्ते में लेट गए। और ताकि भगवान बुद्ध जो है दीपंकर बुद्ध उस उनके शरीर पर से चले जाए, उनके पैर में कीचड़ नहीं लगे। तो इनका जो श्रद्धा भाव था उसको देख करके दीपंकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की, तुम भी एक दिन अवश्य बुद्ध बनोगे, बुद्धत्व को प्राप्त करोगे। और तब से ये सिलसिला शुरू होता है। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को हम सब लोग मानते हैं, और उन सभी जन्मों में आखिर कैसे हो गए, क्यों भाई इनके इतना जन्म लिया, इतने सारे जन्म क्यों लिए, उसमें पारमिताओं का अभ्यास कर रहे थे। पारमिता का मतलब था परफेक्शन। ऐसे थेरवाद परंपरा में 10 पारमी शब्द है, उसमें पारमिता शब्द पारमी शब्द है, और उसी का एक तरह से और संक्षिप्तीकरण हो जाता है महायान में आकर षड पारमिताएँ, और पॉपुलरली उसी को लोग ज़्यादा जानते हैं। दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। परफेक्शन मैंने परफेक्ट हो जाओ। दान, इतना दान दो, इतना दान दो कि अपना जीवन भी दान करना पड़े तो उसमें भी कोई झिझक नहीं हो। तो बेइंतहा, जिसकी कोई अंतिम सीमा जहाँ तक सोच सकता है कोई व्यक्ति, वहाँ तक दान।
शील का पालन करना छोटा मोटा नहीं है, उसकी बेहिंतहा जिसको कहे शब्द कहें। शांति मतलब सहनशीलता, शरीर का अंग भी कोई काट दे तो उसमें उफ नहीं करे। अब जैसे शिवी जातक है, शिवी जातक की कथा हमारे सनातन परंपरा में भी है, वही कथा यहाँ भी है, क्योंकि कल्चरल कॉम्प्लेक्स एक ही था। दोनों तो भारतीय परंपरा में ही थे, चाहे बौद्ध धर्म दर्शन विकसित हुआ या हिंदू जिसको शब्द कहे वो भी हुआ या जैन हुआ, सारे की कॉम्प्लेक्स तो यही भारतवर्षी था। तो इसलिए एक दूसरे की कहानियों को खूब लोगों ने लिया है, दृष्टांत वही हैं। अब राजा शिवी की कहानी हम जानते हैं, भगवान राम के पूर्वज थे वो, और कबूतर की और बाज की कहानी है उसमें कि एक कबूतर जो है भाग रहा है बाज के डर से और उसकी शरण में आ जाता है, शिवी के शरण में कि मुझे बचाइए, बाज मुझे मार रहा है। तो बाज को रोकते हैं और नहीं आने देते हैं। तो बाज कहता है ठीक है, बचाना चाहते हो तो बचाओ, लेकिन मुझे इसके बराबर मांस दे दो। तो कुछ तौलते हैं तो उससे वो नहीं मानता है, फिर भी उसका बोझ का मैंने उस मांस उतना बराबर नहीं होता, तो अपना शरीर को के अंग को काट काट करके दे रहे हैं शिवी, और अपना सब कुछ दे देते हैं। बाद में बाज वो परीक्षा ले रहे हैं, जो हिंदू इसमें है कि वो परीक्षा ले रहे हैं, और यहाँ कुछ और तरह से बात आ रही है। तो वो अपने आप को सर्वस्व, अपने प्राणोत्सर्ग भी कर देना, इतना दान देना। राजा बलि के दान की बात हम करते हैं कि वामन अवतार में 3 पग में उन्होंने पूरे नाप लिया, एक से धरती दूसरे से आकाश, तीसरा नहीं हुआ तो अपने पीठ दे दी। तो ये दान की जो अंतिम चरम सीमा है, दान पारमिता है, शांति है, सहनशीलता, वीर मतलब उद्योग करना, प्रयास करना, ध्यान और प्रज्ञा। लास्ट में प्रज्ञा तो जो थेरवाद की परंपरा है उसमें लास्ट में उनका जो अंतिम जीवन है उसमें प्रज्ञा पारमिता ही बच गई थी, जिसको पूरा करना था। जो बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिलने से वो प्रज्ञा पारमिता पूरी हुई और बुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त किया। ये चूँकि डॉक्टर चावला ने उस जातक के संदर्भ में कई दूरे निदान, संत के निदान, अतीत कथा, बच्चोपन कथा, इस तरह की बात करके उस पर प्रकाश डाला, इसलिए मैं उसके इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन उनके माध्यम से जो आजकल हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, आपने कई तरह के मैनेजमेंट की बात की, हम सब लोग आज हमारे बच्चे भी यंग जनरेशन वाले खूब कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट और तरह तरह की मैनेजमेंट। उन मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं या क्या सिखाया जाता है, उन्हीं वैल्यूज़ को सिखाया जाता है कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो बेईमानी करनी चाहिए कि ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है तो हमारा दायित्व क्या बनता है, हम केवल पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं कि सेवा भाव से खोल रहे हैं। तो इन जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ की बातें इन जातकों में है, क्योंकि वो जो पारमिताएँ हैं, पारमिताएँ क्या हैं, वही वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ को बोधिसत्व जीते हैं। जब तक बुद्धत्व नहीं मिला तब तक वो बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व एक ऐसा प्राणी है, बोधि और सत्व 2 पद हैं इसमें, एक ऐसा प्राणी जिसके अंदर बोधि है, वो जब चाहे तो बुद्धत्व को प्राप्त कर ले, लेकिन उसके अंदर महायान में आकर के इसका और ज़्यादा प्रस्फुटन हुआ इस भाव का। और बोधिचर्यावतार में अगर आप देखिए तो एक जगह बुद्ध कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं कि मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रमुद्य सागरः तैरेव ननु पर्याप्तम मोक्षेणार्थिकेन किम। कि जो मर्त्य लोग, मरणशील लोग हैं, उनको मुक्त करने में जो आनंद मिलता है, मुझे आनंद का सागर मिलता है, वैसा आनंद कहाँ। ये तो जो निर्वाण है तो नीरस है, इसमें न सुख है न दुख है, न माधुर्य है न तिक्तता है। तो इसको लेकर मैं क्या करूं, मुझको तो दूसरों को पीड़ा से जो मुक्ति में आनंद मिल रहा है वही अपने आप में पर्याप्त है। तो वो जो बोधिसत्व का एक आदर्श है, एक कमिटमेंट है,
जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, मैं दूसरों को पहले दुख से मुक्त करूं, उसके बाद में अपनी मुक्ति लूँगा। तो ये जो बोधिसत्व का आदर्श है, ठीक है, महायान में बहुत सारे बोधिसत्व एक साथ दिखाई पड़ते हैं, थेरवाद में एक ही बोधिसत्व है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के रूप में। तो ये जो जातक कथाएं हैं, अब उसमें मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि कुछ कथानक आदि के हेर फेर से जो भी हो सकता है, लेकिन जातक गौतम बुद्ध के पर उसमें खुद ही कह रहे हैं कि पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं, तो वर्तमान जीवन से उसका समय पहले है, भले ही लिखा बाद में, संकलन बाद में हुआ हो, कथा के रूप में बाद में डेवलप हुआ हो। और ख़ासकर जैसा आप चावला साहब ने बताया कि जो खुद्दक निकाय है उसमें जातक कथा आती है, जातक 10वीं पुस्तक है, उसमें मात्र 2 लाइन की गाथा है, 4 लाइन की गाथाएं हैं, उसमें पूरी कहानी का ताना बाना नहीं बनता है। उसको बाद में चल करके 4वीं-5वीं शताब्दी में आचार्य बुद्धघोष ने उस पर जातक कथाकथा लिखी और उसमें कहानियाँ के रूप में वो विकसित हुई, और तब वो पूरा का पूरा संदर्भ हमें पता चलता है। आपने जातक में उद्धृत कई घटनाओं की ये बातें की, आपने जाकर के श्रावस्ती में किस प्रकार से प्रतिहार झुंड दिखाए, या संकाश्य में जिसको आजकल संकिसा कहते हैं, तो वहाँ पर जो दिखाए, तो ये सब बात आती है। उसके संदर्भ में भी थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बुद्ध के अंदर वो प्रतिहार जो मतलब चमत्कार, वो दिखाने की पूरी क्षमता थी और कई जगह दिखाए भी हैं उन्होंने, लेकिन उसको अवॉइड करना चाह रहे थे वो, क्योंकि इससे अहंकार का प्रदर्शन होता है। अब जैसे बुद्ध जब पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किया सारनाथ में, उसके बाद वो 60 शिष्यों की टोली को तो चलते विखे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय मनुष्य देव मनुष्यानंग को कह करके चढ़ते भेज देते हैं और खुद चल पड़ते हैं कहाँ, गया की तरफ। और गया में 3 बंधु हैं जिनको नदी कश्यप, उर्वेल कश्यप और गया कश्यप, और कैसे जब आते हैं वो, और उनको जो गया कश्यप है ना, जो पहला जिसके घर में वो कहते हैं भाई हमको रात बितानी है, तो सोचते कि अच्छा ये नया नया सन्यासी आया है, एक घर में विषधर सर्प रहता है तो उसको मैं दे देता हूँ कि ठीक है रह लो, कोई बात नहीं, रात में तो इसको सांप डस लेगा, मर जाएगा। तो बुद्ध जब रात में होते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो सर्प आ जाता है। सर्प को उन्हें अपने इससे चमत्कारिक से छोटे से अपने बाउल में छोटा बना दिया, कीड़ा बना दिया। फिर वो देखता है कि अच्छा ये तो बच गया, तो कुछ और कठिन तपस्या वो परीक्षा लेना चाहता रहता है ताकि इसको किस तरह से मर जाए, और 16-17 वो चमत्कार दिखाते हैं और जो मान लेता है फिर उनका शिष्य बन जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किया, उसका प्रदर्शन किया, लेकिन उसके पीछे उन्होंने हमेशा इसको डिस्करेज किया। सारिपुत्र मोगलान की बात आती है, सारिपुत्र को उन्हें धर्म सेनापति कहा है और मोगलान को महारिद्धिमान कहा है। उनको बहुत चमत्कारी शक्तियां थी उनके अंदर। सब कुछ रहते हुए भी ये भी एक मैनेजमेंट है कि हाउ टू कंट्रोल योर ईगो। कई बार आजकल बहुत सारे बाबा जी लोग, फ़कीर लोग छोटा बहुत कुछ ले लेते हैं, ले भभूत ले ले हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, ऐसा कर वैसा कर, थोड़ी सी सिद्धि मिल जाती है, उसका प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, हमसे आपसे तो ज़्यादा उनको कुछ क्षमता तो है ताकि वो ऐसा प्रकट कर देते हैं, लेकिन उससे वो चमत्कार और इगोइज़्म झलकता है ज़्यादा, और इगोइज़्म जो है वो आपकी मुक्ति में बाधक है। उस चीज़ को रोकने के लिए बुद्ध ने हमेशा डिस्करेज किया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कैपेसिटी तो है नहीं, फिर भी आप चमत्कार दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने 4 प्रकार के पराजिक
अपराध के श्रेणी में एक रखा इसको भी। जो निकृष्टतम अपराध हैं, जिनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, जिनके लिए कोई नो पार्डन, नो एक्सक्यूज़, और उनको करने वाला व्यक्ति भिक्षु तुरंत तत्काल प्रभाव से बाहर, भिक्षु जीवन से बाहर। उसमें एक वो भी है कि जिसके पास कोई इस तरह की चमत्कारिक शक्ति नहीं है, फिर भी वो दिव्य शक्ति का दावा करे, तो वो सबसे निकृष्टतम अपराध माना गया है। उसके पीछे यही है भाव कि अपने आप को ईगो पर कंट्रोल करो, क्योंकि ईगो जब तक रहेगा तब तक आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अपने आप को बिल्कुल ही दीनहीन के रूप में रखना है। अब दीनहीन के रूप में हम लोग कितने लोग रख पाते हैं, उस पर विषय के विस्तार में जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग डेली इसको जीवन में देख ही रहे हैं जहाँ तहाँ। तो ये जो मैनेजमेंट की बात जो आपने की ना, वो एक नया आयाम है जातक को देखने का। और डॉक्टर चावला जी ने इस चीज़ को बहुत ही छोटे छोटे उसको पिकअप करते हैं और उस एक छोटी सी कहानी को उठा लेते हैं, उसमें खोजते हैं। तो वो एक बड़ा ही इनका बहुत ही सुंदर प्रयास है। अभी इस विधा को खास करके बुद्धिस्ट टेक्स्ट के कंटेक्स्ट में और ज़्यादा डेवलप होने की आवश्यकता है। और हम लोग बहुत दिनों से हमारा मैत्री भाव है, जो संबंध है, उसमें मैंने जब भी चावला जी से हम लोग का आमना सामना होता है, बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, तो मैं हमेशा ही इनको इनकरेज करता रहता हूँ कि डॉक्टर साहब कुछ और लिखिए और लिखिए। तो आपका एक कंसर्न है, एक दर्द भी है कि ये विषय बुद्धिज़्म में एक डिसिप्लिन के रूप में क्यों नहीं डेवलप हो रहा है। क्योंकि हम लोग तो ट्रेडिशनल शास्त्र तो पढ़ ही रहे हैं कि तिपिसो भगवा अरंग सम्मा समुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथी सत्ता देव मनुष्यान में, ये तो करते ही रहते हैं। लेकिन हाउ टू एग्जीक्यूट दोज थिंग्स इन टू आवर डे टू डे लाइफ। वेनेबल थीत नाथ हान ने उसी को पिकअप करके सोशली इंगेज्ड बुद्धिज़्म डेवलप किया। वियतनाम के थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको इतनी पीड़ा हुई कि इज बुद्धिज़्म ओनली टू चैंट, इज बुद्धिज़्म कन्फाइंड टू स्टे इन द मोनेस्ट्री एंड रिसाइट चैंटिंग्स, और इज इट टू प्रैक्टिस ऑल्सो। तो उन चीज़ों को डे टू डे लाइफ में कैसे हम अप्लाई करें। कुछ लोग ने इसको, प्रोफेसर D.K. बड़ुआ साहब थे जो नालंदा महाविहार के डायरेक्टर भी रहे और पाली के प्रोफेसर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। उन्होंने इसको अप्लाइड बुद्धिज़्म टर्म देकर क्या किया, इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। तो ये बुद्धिज़्म का एक ऐसा एप्लीकेशन वाला पक्ष है, उसी में मैनेजमेंट भी आता है। और हम लोग मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम लोग इस पर आपका भी मार्गदर्शन लेंगे। और जब हम इसका सिलेबस कोई फॉर्म करेंगे तो एक विषय हमारा ऐसा भी रहेगा ताकि लोगों को लगे कि कुछ मैनेजमेंट बुद्धिज़्म केवल वो पाली और संस्कृत तक ही सीमित नहीं है। बेस तो है ही वो, लेकिन आगे हम कैसे वो करें। मेरे ख्याल से आपका जो एक प्रश्न था उसका भी उत्तर आपको मिल गया होगा। जी सर। हाँ, तो देखिए उसकी कहानियाँ जो है ना हमारी, ये कहानियाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। कई बार वेदों को लेकर के कहते हैं, कई बार पुराणों को लेकर के। हमारे मार्क्सवादी बंधु लोग का बहुत वर्चस्व रहा यहाँ। तो सब ने कहा कि ऑल पुराणाज वे आर रिटन इन द ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। मैंने कहा आप ही के पिताजी ने आपको लिख कर दिया था क्या कि सारे एक सूत्र में बांध दिया
ये गुप्ता पीरियड में लिखे गए। लगता है कि जो उनको इन्फॉर्मेशन समुद्रगुप्त ने दिया होगा अपना लिख करके कि सारे मेरे ही पीरियड में लिखे गए थे। तो ये जो है ना एक इसका जनरलिस्टिक स्टेटमेंट दे देना, वो एक अलग चीज़ है। वाल्मीकि रामायण में जैसे कुछ बौद्धों की बात आती है, उसमें बड़ा ही क्रिटिसाइज किया है बौद्धों को। अब कहने नहीं, वाल्मीकि रामायण तो बहुत बात की चीज़ है। कई चीज़ें क्षेपक होती हैं, बाद में जोड़ देते हैं कुछ लोग। कई बार ऐसा होता है कि इसलिए प्रक्षिप्त उसको कहते हैं, उस अंश को। पाली साहित्य के साथ भी ऐसा हुआ है कई जगह, अवश्य हुआ है। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि उसमें अलू जलू जोड़ दी गई हैं, जो कि लगता नहीं कि बुद्ध ने ऐसा कहा होगा, लेकिन हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओरल फॉर्म में चलती रहती हैं। इवन अबाउट द त्रिपिटक, वो तो उसको बुद्ध वचन कहते हैं हम लोग। और बुद्ध वचन अगर है तो बुद्ध नेचुरली बुद्ध की वाणी है वो। लेकिन उनका पहला संकलन कब हुआ? बुद्ध के डेथ के 3 महीने के बाद। वो भी चैंटिंग हुई और चैंटिंग ही रही, मौखिक रूप में ही रही। फिर उसमें चल कर के 100 साल के बाद कुछ और चीज़ें आ गई, मतभेद हो गए। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उसमें फिर से उसको सुधारा गया, लेकिन वो ओरल ट्रेडिशन में ही रही। और भेद मतभेद तो होते गए। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद 2 भाग में बट गया बुद्धिज्म। एक तो थेरवाद रहा, दूसरा महासांगिक हो गया। फिर बुद्ध अशोक के टाइम तक आते आते वही 2 जो थेरवाद था वो 12 भाग में बट गया, महासांगिक जो 6 भाग में बट गए। तो टोटल 18 सेक्ट हो गए। और बड़ा मुश्किल हो गया कि सभी कहते हैं हम ही सही बुद्धिस्ट हैं, हम ही सही बुद्धिस्ट हैं। तो अशोक के समय में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उसका फिर से उसको रिवाइज किया गया, सबको फिर से कंपाइल किया गया, और वो फिर ओरल फॉर्म में ही श्रीलंका गया। तो हम वी आर ग्रेटफुल टू श्रीलंकन पीपल, सिंगलीज पीपल हु केप्ट द ट्रेडिशन इंटैक्ट। और 1st सेंचुरी BC में आकर पहली बार उसको लिखा गया। अब ये बताइए कि कोई इसको गारंटी दे सकता है कि 500 साल के अंतराल में एकदम बिल्कुल 100% वही रहा होगा, एग्जैक्ट द बुद्धाज वर्ड्स? उसमें हो सकता है कई भी चीज़ें आ गई होंगी। तो ये जो है खासकर जो ओरल ट्रेडिशंस होते हैं उसमें कुछ चीज़ें कई बार आ जाती हैं समय के साथ। अब देखिए, मैं ही अभी 10 मिनट से बोल रहा हूँ और आप में से कुछ लोगों से रैंडमली पूछ लूँ कि बच्चा ठीक है मैंने क्या कहा है, तो हर लोग अपनी अपनी स्मृति और क्षमता और अभिव्यक्ति के कारण से अलग अलग बात कहेंगे। तो कौन सी बात सही होगी? इसलिए जो ओरल ट्रेडिशन ही जब रहता है तो समय के साथ कई बार चीज़ें उसमें इंटरपोलेशंस, इंटरमिंगलिंग, कई बार मिसिंग, ये भी बात हो जाती हैं। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वट एवर वी गेट इन द फॉर्म ऑफ त्रिपिटक इज 100% बुद्धाज वर्ड्स। लेकिन उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन है ये भी नहीं कुछ कहा सकता है। तो इसलिए हमारे पास वट एवर इज अवेलेबल टू अस दैट इज़ द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द बुद्धा। उसी प्रकार से जो जातक की बात जो थी, आप जातक कब लिखी गई, लिखना मैंने जब राइटिंग वाली बात आई हो तो आपको 4th सेंचुरी का या 1st सेंचुरी BC कह सकते हैं। अठकथा 4th सेंचुरी में आई है। तो लेकिन वो ट्रेडिशन चली आ रही है। इसलिए लिखी कब गई ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। वेद कब लिखे गए, पुराण कब लिखे गए, ये लिखना वर्ड जो है ना अपने आप में बड़ा कंट्राडिक्टरी है कि उस किस लिखने को लिखना कहेंगे आप? उसके रचना को लिखना कहेंगे या उसको लिपिबद्ध करने को लिखना कहेंगे? इसलिए ये सब कुछ एंशियंट टेक्स्ट को लेकर के सब प्रॉब्लम है। तो कई बार उसको समझने की आवश्यकता है और कई बार अनावश्यक जो हठधर्मिता में पड़ जाते हैं तब दिक्कत होने लगती है कि भाई इसको क्या कहा जाए। आई थिंक इट्स ओके, वेरी क्लियर। और मैं डॉक्टर चावला जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत आभार आपका कि आप हमारे निमंत्रण पर आए। आपने कल परसों हमारी बातचीत हुई थी कि भोपाल आए हुए थे। जैसा कि इनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में हमारे रजिस्ट्रार साहब ने कहा भी कि ये स्टील अथॉरिटी में इंजीनियर रहे, मैनेजमेंट के विद्यार्थी रहे
और साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, कहानीकार भी हैं। तो ये एक जो जो इनकी अंतर शक्ति है उसका प्रस्फुटन विभिन्न रूप में होता रहता है। आप हमारे बीच आए और हम सबको, हमारे कलीग्स को, हमारे और बच्चों को, हमारे जो एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक लोग जो हैं, सबका आपने बहुत ज्ञानवर्धन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर आपको। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए अधिष्ठाता महोदय को आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्वदेश पूज्येते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्येत। मोबाइल वही चलते हैं जिनके चार्जर चलते हैं। ये मैंने नहीं लिखा है। ड्यू क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर जसबीर जी चावला जी। तुम्हें इतने नज़दीक से देखता हूँ, डर लगता है कहीं खुदा न छू लूँ। तुमको बैठना है तो बैठे रहो, वक्त तो नहीं बैठेगा। ऐसे लोगों के सामने शायद वक्त ठहर जाता है और वक्त भी कुछ हमें शिक्षा दे जाता है। बहुत कुछ हम ऐसे लोगों के माध्यम से अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं। चातक को समझना है तो बुद्ध को समझें, और बुद्ध को समझना है तो चातक कथाओं का मर्म समझें। हर कुछ जो कहते हैं, शायद मैं बुद्धिज़्म का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, कुछ आप सरी के सम्मानी मंच जहाँ पर माननीय कुलपति महोदय और आप सरी के विद्वान और कुलसचिव महोदय और सभी सुधी श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके सामने कह पाने का दुस्साहस करना मेरे ख्याल से बहुत कुछ मेरे लिए क्षम्य होगा। क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी या इंटरकनेक्शन की बात करते हैं, और पोस्ट मॉडर्निज़्म एक ऐसा साहित्य में एक क्षेत्र है। जब आप बात कर रहे थे कि एक कथा को समझने के लिए दूसरी कथा को समझने के लिए पहली कथा पर जाना पड़ेगा, तो एक वर्ड, एक टर्म है इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब यही होता है एक कथा के अंदर दूसरी कथाएं, और 547 कथाएं महज कथाएं नहीं हैं, उनमें जीवन का सार है। आपने शायद, मैंने तो नहीं आपकी किताबों को उस रूप से पढ़ा जिस रूप से एक सुधी पाठक को पढ़ना चाहिए, परंतु आपने लिखा है कि कहीं आपकी एक लाइन है, मैं पत्थरों को छू कर देखता हूँ, इनमें क्या है ऐसा जो तुम में नहीं है। तो जो कुछ मैं देखता हूँ या उसको महसूस करता हूँ, वो दिखाई तो देता है, पर वो नहीं दिखाई देता जो एक एलेगोरिकल मीनिंग होता है। एलेगरी जो होती है वो एक सरफेस लेवल से अंदर तह तक जाने का एक प्रयास होता है। और कालिदास की उपमाएं या जातक कथाओं में मेटाफोरिकल लैंग्वेज, शायद इन्हीं सभी चीज़ों को हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन में भी सर ने भी यही मर्म से समझाया कि उनके जो सारीपुत्र एक सेनापति के रूप में हैं, मुद्गान एक महान विद्वान के रूप में हैं। ऐसे जब आपके साथी हों तो नेतृत्व का जो गुण है वो स्वयं प्रकट होता है। और ऐसे जन महानायक, ऐसे तपस्वी, त्याग, जिसके लिए आज वारेन बफेट हुए, मार्क जुकरबर्ग हुए, मेरे ख्याल से आज जाने जाते हैं। उस युग में उन त्याग को उन्होंने अपने माध्यम से दिखाया कि सब कुछ त्याग करके भी समाज में रहकर समाज को दान, त्याग, शील और धर्म का गुण कैसे सिखाया जाए, वो शायद उन सभी जातक कथाओं का मर्म है। आपने फिर कहा बीच में, चावला जी की एक बड़ी अच्छी बात थी, कम्युनिकेशन का एक बड़ा सूत्र है कि भिक्षुओं क्या बात चल रही है। ये एक अटेंशन सीकर एक फ्रेज़ है। बजाय इसके पूछने की तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये खटपट क्या कर रहे हो, अनर्गल बातें क्यों कर रहे हो, तो किस तरह एक अच्छा कम्युनिकेटर पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को लेकर अपने उद्बोधन को प्रकट करता है, और किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लाता है, किस तरह वो एक टीम बिल्डिंग स्किल्स को डेवलप करता है, किस तरह सर ने भी कहा कि श्रवण परंपरा। और यदि मैनेजमेंट की बात करें तो लिसनिंग एक बड़ा मेरे ख्याल से पक्ष है कि निंदक नीरे राखिए बिना गन कुटी छपाए। क्योंकि जब तक आप जिन लोगों को आप सुनना पसंद नहीं करते और उनसे जब आप सुनते हो
तो अपने आप के यथार्थ को जानने और पहचानने का आपको एक भाव पैदा होता है। तो शायद जो जितनी भी कथाएं हैं वो कथा ना होकर हमारे चित्त से, हमारे मन से, हमारे हृदय से जुड़ी हुई हैं और सारी बातें हमने बहुत ध्यान से सुनी। आशा करता हूँ बहुत कुछ मेरे ख्याल से अभी इसमें और जोड़ा जाना है और आगे इसको ले जाना है। सारी कथाओं को हम एक एक करके समझना चाहते हैं। समय का अपना एक प्रबंध है, वो समय यहाँ पर हमें कह रहा है कि कुछ चीज़ों को समय के सानिध्य में पूर्ण किया जाए और इसी भाव को मैं यहाँ पर प्रकट करते हुए सम्मानीय मंच को सांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हमारे आदरणीय कुलपति महोदय, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी को, हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर जसवीर सिंह जी चावला जी को और हमारे आदरणीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर अलके चतुर्वेदी जी को और सभी सुधी श्रोतागण को, हमारे साथियों को, मित्रों को, प्रेस और मीडिया के साथियों को, विद्यार्थियों को पुनः मंच से आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन में आपकी सहभागिता रहेगी। वंदे मातरम। Thank you very much, sir. And I think it's the time to end the session. Okay, आपके आज्ञा से सर सेशन को ख़त्म करते हैं। Yeah, thank you very much for all joining here. जय हिंद।